नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में अपन जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें आज हम चर्चा करेंगे यूनिट सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ध्यान से पढ़िएगा, पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत काम का है। इस लेक्चर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैठने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए शुरुआत करें। आपके लिए पहला क्वेश्चन हाजिर है। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कि क्वांटम किसे कहते हैं। क्या है? क्वांटम किसे कहते हैं। क्वांटम तो होता क्या है? मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु या अणु से ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से न होकर सूक्ष्म पैकेट या क्वांटा या कह दो बंडल, सूक्ष्म पैकेट या क्वांटा के रूप में ऊर्जा का संचरण होता है और इस ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन का मात्रक क्या कहलाता है? क्वांटम कहलाता है। क्वांटम को, एक क्वांटम को रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच न्यू से। तो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन किसके रूप में होता है? एक तरह से क्वांटम के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अफबाऊ का नियम क्या है? कौन सा नियम? अफबाऊ का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अफबाऊ का नियम क्या है? अफबाऊ साथियों किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ है क्रमिक रचना करना। क्या है? क्रमिक रचना करना। अफबाऊ का जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार या अफबाऊ के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। किसमें? ऑर्बिटल में। और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे जिसकी ऊर्जा कम हो, उसमें पहले जिसकी ऊर्जा ज़्यादा हो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं अफबाऊ के नियम के अनुसार। ये डायग्राम आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में। होता क्या है कि ये जो 1s कक्षक है इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर किस में भरेंगे? 2s में भरेंगे। फिर अपन 2s हो गया यहाँ से लेके यहाँ पर आने के बाद वापस अपन उस सिरे से शुरू करेंगे, वापस 2p के बाद में 3s में भरेंगे। वापस ऐसे नहीं आएंगे, 3s में भर दिया, अब इसमें किस में भरेंगे? 3p में भरेंगे, फिर 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 4s में भर गया। उसके बाद में अपन कहाँ जाएंगे? वापस ऐसे चल रहे हैं बस एरो की लाइन में। फिर 3d में भरेंगे, फिर 4p में भरेंगे, फिर 5s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर अपन 4d में भरेंगे, फिर 5p में भरेंगे, फिर 6s में भरेंगे। फिर अपन 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरने जाएंगे? 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में। 7s में भर गए, फिर अपन इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? वापस वहीं जाएंगे, उस सिरे पर जाएंगे। मतलब तीर के यहाँ पर आने के बाद वापस कहाँ पर जाएंगे? उस सिरे पर, वहाँ पर। तो ये 5a, फिर 6d, फिर 7p और लास्ट में आता है साथियों यहाँ पर 8s। ध्यान रखना, इनको लिखने का क्रम क्या होता है? इनको आप आसानी से इस तरीके से लिख सकते हो। मेरी बात सुनना, ये लिखा मैंने 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और ये 4f। एरो कैसे लगाना है आपको बता देता हूँ। ऐसे, ये यूं, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे 5s आ जाएगा, है ना। 5s, 4p, 3d, 4p, 5s। तो ये है अफबाऊ के नियम का डायग्राम। बहुत सिंपल वे में बना रखा है। आपको एक लाइन में बना रहा है और ऐसे तीर लगा देना। इस तरीके से जो अपन जो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में भरेंगे? जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें बाद में भरेंगे। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है साथियों, जिसका अर्थ क्रमिक रचना या रचना करना है। इस नियम के अनुसार किसी बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा या घटते हुए स्थायित्व, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के अपोजिट है, तो बढ़ती हुई ऊर्जा या घटते हुए स्थायित्व के क्रम में प्रवेश करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है, जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, फिर उपयुक्त ऊर्जा स्तर द्वारा उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में चला जाता है। जैसे जैसे कक्षक पूरे होते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं अपन। विभिन्न उपकोषों के लिए बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम दे रखा है। देखो, सबसे कम एनर्जी किसकी? 1s की, ये दे रखा 1s। फिर किसका दे रखा है? 2s दे रखा है, फिर 2s दे रखा है, फिर 2s की एनर्जी कम है किससे? 2p से, फिर 3s, फिर क्या दे रखा है? 3p, फिर क्या आएगा? 4s, 4s के बाद में क्या आ रहा है? फिर 3d, ये 3d, फिर क्या आ रहा है? 4p, फिर 5s, 5s के बाद में किसको लिखेंगे? 4d को, 4d के बाद में किसको? 5p, 5p के बाद में 6s, 6s के बाद में 4f, 4f के बाद में साथियों
5D के बाद में 6P के बाद में 7S के बाद में 5F और 5F के बाद में 6D और ये 7P और ये आगे 8S, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो ये हो गया आपका अब्बाऊ का नियम कंप्लीट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छप रहा है एग्जाम में। और ये तो अब्बाऊ का नियम तो मालूम होना ही चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए काम की चीज़ें। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना किसी का, जैसे कि इसका लिखना हाइड्रोजन का लिखना, तो क्या लिखोगे 1s में जाएगा तो 1s1। हीलियम का लिखना है, क्या लिखोगे 1s2। अब 1s पूरा हो गया। अब जैसे आपको लिथियम का लिखना है, लिथियम 3 का, तो s में 2 से ज़्यादा नहीं भरते तो 1s2 2s1। बेरिलियम का लिखना है 1s2 2s2 लिख दिया। फिर आपको बोरान का लिखना है, बोरान 5 का, तो 1s2 फिर क्या लिखोगे 2s2, फिर क्या लिखोगे 2s2, s में 2 से ज़्यादा नहीं भरते, फिर 2p1 में भर दिया। ऐसे सभी एलिमेंट्स से कि क्या भरते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन भरते हैं आसानी से अब्बाऊ के नियम के अनुसार। तो ये नियम तो इम्पोर्टेंट भी है, काम का भी है, कॉन्सेप्ट वाला भी है, इससे बहुत काम पड़ने वाला है आपका, इसको छोड़िएगा नहीं, है ना। अगला है आपका साथियों क्वेश्चन, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम तो क्या होता है कि पाउली साहब ने क्या कहा, क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, 4। एक तो मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी होती है द्विगंशीय क्वांटम संख्या जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, L से। फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, m से। और फिर आती है चक्रण क्वांटम संख्या जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटम संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन का वोटर आईडी है। किसी इंसान के ये हो सकता है ऐसा कि किसी इंसान का मतलब नाम और मकान, गांव, है ना, और उसका मेल या फीमेल, ये सारी चीज़ें सेम मिल जाए, ये पॉसिबल है ही नहीं, है ना। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, या तो फिर नाम सेम होगा तो वो दूसरे गांव का होगा कहीं ना कहीं। तो क्वांटम संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन का वोटर आईडी। तो पाउली के चला गया कि कोई भी परमाणु उसके 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान हो ही नहीं सकती। यदि 2 3 आपको समान मिल भी गई तो चौथी क्वांटम संख्या आपको डेफिनेटली डिफरेंट मिलेगी। जैसे कि हमने हीलियम का एग्जाम्पल लिया, तो हीलियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। अब इसके जो है पहले इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, 1, L का मान क्या होगा 0, M का मान क्या होगा 0, और S का मान पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा +½ ठीक है। इसके लिए क्या होगा 1, N का मान क्या होगा 1, और L का मान कितना होगा इसके लिए 0, M का मान भी 0 होगा, लेकिन स्पिन जो है इस इलेक्ट्रॉन की अपोजिट है तो -½ अगर 3 सेम मिल भी गई अपने को क्वांटम संख्या, तो भाइयों चौथी क्वांटम संख्या डेफिनेटली क्या है, डिफरेंट मिल रही है अपने को। तो यही बताया पाउली ने कि पाउली का अपवर्जन नियम उदाहरण सहित लिखिए, इसकी उपयोगिता भी लिखिए। तो आंसर है पाउली का अपवर्जन नियम, किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में एक ही तत्व के परमाणु में, एक ही तत्व के परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती, परंतु चौथी चक्रण क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी ही होगी। अर्थात किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये है, सिंपल है। तो पाउली का नियम बेसिक चीज़ें हैं, जब आपने ज़्यादा एडवांस में पढ़ रखा तो ये तो नॉर्मल बातें हो गई। महत्व क्या है इसका, पाउली के अपवर्जन नियम का, परमाणु के विभिन्न मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या और विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं की गणना कर सकते हैं इससे, है ना, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, भले 10वां इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ये आपको क्वांटम संख्या दे दी गई है, उसके आधार पर आप बता सकते हो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है 10वां है, 15वां है, 20वां है, ये सारी चीज़ें आप डिटरमाइन कर सकते हो। इस नियम से परमाणु संरचना को काफ़ी स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। चलिए, ये तो इम्पोर्टेंस हो गया पाउली के नियम का। अब हुंड भाई साहब का नियम। अच्छा, कक्षक जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, उपकोष जो है, एक तो है एस, कौन कौन से का है, एक है एस, एक है पी, फिर कहाँ क्या है डी, और है एफ, ये उपकोष है। एस उपकोष में एस कक्षक होता है, पी उपकोष में पी कक्षक होते हैं, डी उपकोष में डी कक्षक होते हैं, और एफ उपकोष में एफ कक्षक होते हैं। एस कक्षक एक ही प्रकार का होता है, पी 3 प्रकार के होते हैं, डी कक्षक जो है 5 प्रकार के होते हैं, और एफ जो है वो कुल मिला के भाइयों
7 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी, जैसे ये पी में 3 है, 3 क्या है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 है। ऐसे ही डी में जो है कितने हैं, ये 5 हैं, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 है। अब इनका ये जो हुंड का नियम है ये क्या कह रहा है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। अगर पी में अपने को 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, पी में अपने को 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एक तो यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। अगर आप पी में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दोगे तो ये गलत हो जाएगा हुंड के नियम के अनुसार। हुंड के नियम के अनुसार ये कंडीशन सही है। अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ऐसे भरोगे तो सही है, ऐसे हैं तो गलत हो जाएगा। तो हुंड ने क्या कहा कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में न चला जाए। मतलब एक एक बार की सबको प्रसाद बांट दो, एक लाइन में बैठे हैं बेचारे, एक एक बार सबको प्रसाद बांट दो, फिर डबल बांटना क्या जरूरत है कि एक पहले वाले को ज़्यादा दे दो, प्रसाद है तो यही वाली। तो डी में एस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन देता तो दूसरे से युग्मन स्टार्ट हो जाएगा। पी में 3 तो भरेंगे, फिर चौथे इलेक्ट्रॉन से युग्मन स्टार्ट होगा। डी में 6वें इलेक्ट्रॉन से युग्मन स्टार्ट होगा, एक एक सब में भर गया, फिर 6वां जैसे आएगा कि फिर ये युग्मन स्टार्ट हो जाएगा। एफ में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन भरोगे और 8वां जब आएगा, इसमें 8वां जब आएगा तब जाके जोड़ा बनेगा, इसमें 6वें से, इसमें चौथे से और इसमें दूसरे से। समझ में आया कि नहीं आया? तो हुंड के नियम के अनुसार किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि उस उपकोष के, ये एस पी अलग अलग है ना, तो उस उपकोष के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है। दूसरे शब्दों में समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है ना, युग्मन दूसरे शब्दों में समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रिक्त कक्षक न रहे, सभी में एक एक बार बढ़ जाए, फिर बाद में युग्मन स्टार्ट होगा, मतलब चौथे इलेक्ट्रॉन से युग्मन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अर्थात किसी भी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बढ़ते हैं कि समान चक्रण के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो। अब देखो कार्बन का है तो 1s2 2s2 2p2, तो इस तरीके से भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को। नाइट्रोजन 7 इस तरीके से एक एक तीनों में चला गया, ऐसा नहीं कि एक इसमें भर दिया, या कार्बन में एक इसमें भर दिया, दोनों इसमें भर दिया तो गलत हो जाएगा, एक एक दोनों में, इसमें एक एक तीनों में चला गया, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन से युग्मन हुआ, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपनों ने भरे हैं कक्षकों में। तो ये हो गया हुंड का नियम। मेरी बात समझे? आगे बढ़े। ये है भाई साहब डी ब्रॉगली इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डी ब्रॉगली समीकरण है ना। तो डी ब्रॉगली ने साहब ने 2 इक्वेशन को मिला दिया, क्वांटम प्लांक की और आइंस्टीन की, है ना। किसकी? प्लांक की और आइंस्टीन की इक्वेशन जो एनर्जी की दी थी प्लांक ने, और एनर्जी के लिए जो बात करी थी आइंस्टीन ने, उन दोनों इक्वेशन को मिला दिया और डी ब्रॉगली समीकरण बना दी। डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग स्वरूप को प्रतिपादित किया, इलेक्ट्रॉन के तरंग स्वरूप को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार प्रत्येक गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण प्रदर्शित करता है। प्रत्येक गतिशील सूक्ष्म कण किसके गुण प्रदर्शित करता है? तरंग के गुण प्रदर्शित करता है। ये किसने कहा भाई साहब? डी ब्रॉगली ने। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, जो प्लांक का सिद्धांत के है उसके अनुसार जो है, मेरी बात सुनना ध्यान से, एनर्जी जो होती है प्लांक के अनुसार एनर्जी E क्या लिखते हैं अपन? h²। और आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन की इक्वेशन, तो आइंस्टीन तो महान आदमी थे, उनके अनुसार E क्या है? mc²। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब डी ब्रॉगली साहब ने क्या कह दिया कि समीकरण 1 व 2 से दोनों को मिला दिया और कह दिया, क्या कह दिया कि mc² बराबर क्या लिख सकते हो आप? दोनों जगह एनर्जी है तो ये लिख दो आप, h न्यू लिख दो। और न्यू बराबर क्या होता है भाई साहब? c/λ होता है। इस न्यू की जगह c/λ लिख दिया, तो ये लिखा मैंने mc² बराबर hc/λ। तो c से c कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? mc बराबर h/λ, या लैम्बडा बराबर क्या लिख दो? h/mc। ये भाई साहब किसने दी? डी ब्रॉगली साहब ने इक्वेशन दे दी। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल है। अब देखो, कण की प्रकृति तरंग जैसी है, इसलिए c को क्या है? अगर तरंग जैसी है तो c को, ये c जो दे रखा है प्रकाश का वेग c को v से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
ठीक है, यदि m सहती वाला कण v वेग से गतिमान है तब तो लेमड़ा बराबर h अपन एम सी की जगह क्या लिख दोगे, लेमड़ा बराबर h अपन एम सी की जगह लिख लोगे आप लेमड़ा बराबर h अपन एम सी की जगह h अपन क्या लिख दोगे, एम बी लिख दोगे। क्या लिखोगे, एम बी लिख लोगे। या लेमड़ा बराबर h अपन क्या लिख सकते हो आप, p, एम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एम बी की जगह एम बी बराबर क्या होता है, p, p मतलब क्या होता है, संवेग होता है। या लेमड़ा प्रोपोर्शनली 1/p भी लिख सकते हो। तो संवेग तरंग दैर्ध्य देखिए एक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके अनुसार, डी ब्रागली साहब के अनुसार। तो अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग पर निर्भर करते हैं। तरंग दैर्ध्य किसके ऊपर डिपेंड करेगी, संवेग के ऊपर निर्भर करेगी। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पर। ये भाई साहब हो गई आपकी डी ब्रागली इक्वेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए, छाप के आना अगर एग्जाम में आ जाए तो, टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़े, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई साहब। n+l का नियम बड़ा खतरनाक है, ये छोड़ेंगे नहीं इसको। n+l का नियम, चल हट भैया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, n+l का नियम करवा रहा हूँ। आपने मुख्य ये जो क्वांटम संख्याएं पढ़ी ना, क्वांटम संख्या कितने मुख्य क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं और l से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, द्विगंडीय क्वांटम संख्याएं। तो यहाँ पर इस जो क्वेश्चन में मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंडीय क्वांटम संख्या की ही बात चल रही भाई साहब। n+l किसकी बात चल रही है, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंडीय क्वांटम संख्या की ही बात चल रही है। होता क्या है, अभी जस्ट अपनों ने अबव नियम पढ़ा था, तो 1s, फिर क्या पढ़ा था 2s, फिर क्या पढ़ा था 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर क्या लिखा था मैंने 3d, फिर क्या लिखा 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, ऐसे अपनों ने जो है अभी बात करी थी। मेरी बात सुनना, चलिए ये क्रम है ना। समझना, दो क्वांटम संख्या है यहाँ पर, एक तो मुख्य क्वांटम संख्या और एक द्विगंडीय क्वांटम संख्या। मेरी बात सुनना, मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n की वैल्यू जो है यहाँ पर 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए, 3s के लिए, 4s के लिए, 3p के लिए, 4s के लिए और 3d के लिए मैं n+l की वैल्यू बताऊंगा आपको। किसकी, n+l की वैल्यू बताने वाला हूँ आपको। जस्ट दिल थाम के बैठिएगा भैया। चलिए क्या, चलिए कहाँ चलिए, n+l की वैल्यू निकाल रहे अपन। n की वैल्यू तो जो आगे संख्या लिखी हुई है ना, वही क्या है, n की वैल्यू है। वही क्या है, n की वैल्यू है, कुछ नहीं है। कौन सी कक्षा है उसकी जानकारी देती है मुख्य क्वांटम संख्या, तो जो आगे संख्या लिखी हुई है वही है। तो अभी अगर मैं कहूँ कि इनके n की वैल्यू बताना, तो आगे की संख्या है वही बताना, 1 2 2 3 3 है ना, 3 3 4 और ये 3, n की वैल्यू आ गई आपके पास। अब l की वैल्यू निकालना है, तो l की वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। 0 1 2 3 होती है। यदि s में इलेक्ट्रॉन है तो 0 होगी, p में है तो 1 होगी, d में है तो 2 होगी और f में है तो 3 होगी l की वैल्यू। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये s में है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0। s में है l की वैल्यू क्या होगी, 0। p में है l की वैल्यू क्या होगी, p में है l की वैल्यू क्या होगी, 1। s में फिर क्या होगी, s में है तो 0, फिर p में है तो l की वैल्यू क्या होगी बेटा, जल्दी से बताओ। p में है तो 1, s में है 0, d में है तो क्या होगी, 2 होगी। तो n+l का वैल्यू आ रहा है, ये क्या आ रहा है, n+l का वैल्यू कितना आएगा भैया, 1 2 3, ये 3 3 और 1 4, 4 और 1 5। n+l का नियम ये कह रहा है भाई साहब
के कक्षकों में ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ते हैं वो n+l के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। जिसके n+l का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिसके n+l का मान ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरना। लेकिन जब समान हो, n+l की वैल्यू समान हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे जिसके n का मान कम हो। किसका मान कम हो? n का मान। यहाँ पे n+l की वैल्यू दोनों की 3 आ रही है और यहाँ पर n+l की वैल्यू यहाँ पर भी 3 आ रही है। तो किस में भरे भाई? ये 3 में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, किस में भरो? तो फिर आप देख लेना कि n की वैल्यू जिसकी कम है, यदि समान है तो n की वैल्यू जिसकी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। यहाँ पर अपनों ने 4s में पहले क्यों इलेक्ट्रॉन भरा? 4s में क्यों भरा? फिर 3d में क्यों कर भरा? क्योंकि 4s की वैल्यू जो है n+l की वैल्यू कितनी आ रही थी? 4, और 3d की कितनी आ रही थी? 5। तो इसलिए अपनों ने पहले 4s में भरा, फिर इसमें भरा, 3d में इलेक्ट्रॉन भरते अपन। मेरी बात समझना आप, है ना। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू 4-4 है, तो यदि समान है तो उस कंडीशन में किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे? जिसके n का मान कम हो। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसमें कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिसके n+l का मान ज़्यादा है उसमें बाद में भरेंगे। लेकिन जहाँ पर n+l की वैल्यू बराबर आ रही है तो किसमें पहले भरेंगे? जिसके n का मान, वहाँ पर n का मान देख लेंगे। यही है भाई साहब n+l का नियम। देखो, विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन n+l के नियम के अनुसार भरते हैं, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या और l क्या है? द्विगंशीय क्वांटम संख्या है। इस नियम के अनुसार नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसके n+l का मान कम होता है। उदाहरण आपके सामने एक तो 2s दे दिया और एक दे दिया आपको 2p। पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2s में। क्यों भरोगे? क्योंकि 2s के n+l का मान 2 है और 2p का कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अतः इलेक्ट्रॉन 2s उपकोष में प्रवेश करेगा। दूसरी बात, यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n+l का मान समान है, ये यदि समान है तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके n का मान न्यूनतम होता है। आया समझ में बेटा? उदाहरण आपके सामने एक तो दे रखा 4p और एक दे रखा 3d। दोनों उपकोषों के n+l का मान कितना है? 4p के लिए भी देख लो, ये 4p है। 4p के लिए n+l का मान 4 और p के लिए कितना होता है? 1, 5। तो यहाँ पे एक तो 3d दे रखा और 4p, दोनों के लिए 5 आ रहा भैया। किस में भरूँ पहले? तो जिसके n का मान कम है उसमें भरेंगे। यहाँ पर दोनों के लिए 4-4 आ रहा, तो इसकी जिसके n का मान आ रहा उस कम आ रहा उसमें भरेंगे। तो 4p और 3d दोनों उपकोषों के लिए n+l का मान कितना है? 5। लेकिन 3d के लिए n का मान कम होता है, इसलिए 3d उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। आ गया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए मस्त तरीके से। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? हाइजेनबर्ग का। वो भी बड़े अजीब आदमी थे। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ अपन देखते हैं, जैसे सूक्ष्म पार्टिकल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर उसकी स्पीड के बारे में आपका ध्यान जा रहा है कि उसका वेग, संवेग क्या है, संवेग क्या है, तो उसकी स्थिति नहीं बता पाओगे। अगर आपकी स्थिति बताना है कि उस कंडीशन में वो पार्टिकल उस जगह पर था, या गतिशील फास्ट कोई रेसिंग कार है मान के चलो, तो कहाँ पे कौन सा बैरियर आ रहा है, अपन खुद अगर डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे कि उसकी अगर स्पीड की तरफ ध्यान गया तो उसकी स्थिति को नहीं देख पाएंगे। और जब आप उसकी स्थिति को देखने लग गए हो तो उसके स्पीड क्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो दोनों को एक साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। अगर आप स्थिति को एक्यूरेट बता रहे हो तो उसके संवेग में उतना एक्यूरेट नहीं बता रहे हो, अनिश्चितता है। अगर संवेग को एक्यूरेट बता रहे हो तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। जितनी ज़्यादा आप स्थिति में निश्चितता बताओगे उतनी ज़्यादा संवेग में अनिश्चितता होगी, या जितना ज़्यादा संवेग में निश्चितता बताओगे उतनी ज़्यादा स्थिति में अनिश्चितता होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक है। वही साहब किसने कहा? हाइजेनबर्ग साहब ने कहा। तो स्थिति में परिवर्तन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एक्स से, और संवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल पी से। संवेग में परिवर्तन ये किसके बराबर या अधिक होगा? h/4 पाई के। ये हाइजेनबर्ग साहब ने कहा। और इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल एक्स और संवेग को p से रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटू m डेल v भी लिख सकते हैं। p को क्या लिखते हैं? m भी लिखते हैं। तो m डेल v, द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान में का चेंज आएगा, बराबर अधिक या बराबर होगा किसके? h/4 p के। ये है साहब करामात। ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या कह रहे हैं? इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान अति सूक्ष्म कण की स्थिति मतलब डेल एक्स तथा संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। यदि एक को निश्चितता के साथ निर्धारित कर लिया जाए तो दूसरे का
निर्धारण करना अनिश्चित हो जाता है। गणितीय रूप लिख रखा है, ये लिख दिया मैंने। डेल एक्स क्या है यहाँ पर, स्थिति में अनिश्चितता, और डेल पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता, और एच क्या है, प्लांक स्थिरांक है। इस समीकरण के अनुसार गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता विपरीत अनुपात में होती है। यदि एक का मान कम हो तो दूसरे का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अधिक होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज मैंने जो कुछ 4-5 क्वेश्चन बताए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित ही आपको इनसे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। तो भाई साहब बढ़िया से कर लेना, इनको कृपा करना अच्छे से, ठीक है। और भी क्वेश्चन बता सकते हैं इस यूनिट के, और धीरे धीरे आपके आवर्त सारणी वाले यूनिट के भी क्वेश्चन बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब यूनिट 3 के, यूनिट 4 के, सभी के बताएंगे धीरे धीरे। प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, तो प्लेलिस्ट से आप पढ़ते जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों सभी करवाइएगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।